हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। आज का जो हमारा सेशन है ये नाबार्ड का हमारा थर्ड सेशन होगा, जहां पे हम जनरल एग्रीकल्चर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन के अंदर हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में पढ़ा था, सो आज उसे ही कंटिन्यू करते हैं। बट कंटिन्यू करने से पहले स्टार्ट कर दूं कि ये जो लेक्चर है आप मॉर्निंग 7:30 देख रहे हैं अगर आप लोग लाइव हैं, बट ये लेक्चर एक्चुअली रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड इसलिए बिकॉज मैं अगले 2 से 3 दिन के लिए गायब हूं। गायब होने का रीजन ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है नाबार्ड कोर्स के लिए बहुत सारी डिमांड है मेरे पास, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि प्री तो क्वालिफाई कर लेंगे बच्चे, बट मेन चैलेंजिंग टास्क है बिकॉज टाइप करना है और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। मुझे कोई और सॉल्यूशन नहीं दिखा बिकॉज इस टाइम पे जो अनुभव सर है वो हमारा इंग्लिश पार्ट कवर करते हैं IBPS AFO प्री एग्जाम के लिए। तो मेरा उनसे डिस्कशन हुआ था, तो ही सेड कि मैंने SBI का डिस्क्रिप्टिव पहले से करवाया हुआ है, तो मैंने उनको सिलेबस भेजा था। तो हमारी एक मीटिंग है इसलिए मुझे अभी तो नहीं, अभी तो 11:15 बज रहे हैं। खैर मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे निकलने वाला हूँ, मुझे उनसे मिलना है। तो मैं सैटरडे संडे वहां रहूंगा, मंडे को भी लेट आऊंगा, तो पॉसिबल है मंडे को क्लास ना ले पाऊं। लेकिन हाँ, वापिस आने के बाद फिर इस कोर्स को रेगुलर कर दूंगा मैं, बिकॉज नाबार्ड के लिए बहुत सारे लोग चाहते हैं कोर्स स्टार्ट करें। बट मेंस मेरा फोकस था, और अनुभव सर की पहले 2 से 3 क्लासेस आपको दूंगा डिस्क्रिप्टिव की, क्योंकि टीचर्स के बारे में ऐसे ही बोल देना तो आसान होता है, लेकिन जब एक डेमो वीडियो आपके सामने आएगी तो आप जान पाएंगे। सर PhD है, ऑलरेडी 7 इयर्स से पढ़ा रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो। IBPS PO 3 टाइम्स उन्होंने क्वालिफाई किया, इवन टेड टॉक पे वो स्पीकर भी रह चुके हैं, है ना। तो बहुत अच्छे से वो कवर करते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे ऑलरेडी उन्हें जानते हैं, आपने यूट्यूब पे उन्हें देखा होगा। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में उनसे कवर करवाऊंगा, लेकिन हाँ अभी मीटिंग बाकी है, उसके बाद फाइनलाइज होगा। तो सेशन हमारा कंटिन्यू करते हैं, राइट। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको पता है 5 क्वेश्चन आपसे पूछने वाला, उन 5 क्वेश्चन डिस्कशन भी करने वाला हूं। ये 5 क्वेश्चन वो है जो नाबार्ड 2019 या 20 ने पूछे हुए हैं, और इन क्वेश्चन को डिस्कस करने का रीजन भी यही है कि अगले आने वाले 10 से 15 क्लासेस में मैं आपसे सारे क्वेश्चन भी डिस्कस कर लूंगा। आप पैटर्न समझ जाएंगे किस टाइप के क्वेश्चन नाबार्ड परीक्षा के अंदर, नाबार्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो जब नाबार्ड एग्जाम की बात करते हैं, यहां पे नाबार्ड 2020 ने ARD सेक्शन के अंदर जो पूछा, फर्स्ट स्टेट टू इनेक्ट अ लॉ ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। देखो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते तो आपको पता है ना, जो फार्मर्स बिल है, जो 3 बिल थे उनका बहुत जिक्र रहा 2019-20 के टाइम। 1920 नहीं बोलते, 20 बोलिए, बिकॉज उस टाइम पे वो आए तो दिल्ली में फार्मर्स जमा हो गए। आज भी वहां पे बैठे हुए हैं वो लोग, लेकिन मीडिया कवर नहीं कर रहा तो हमें नहीं पता, बट बहुत चर्चा में रहा ये सब, है ना। वो आपका स्टेट फार्मिंग बोल दीजिए, या फिर जो हमारा एग्रीकल्चर है उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन कह दीजिए, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स का आना, या फिर वहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हो जाना, बिकॉज जो 3 लॉज थे उनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी एक पार्ट था। तो इन्होंने बोला पहला स्टेट कौन सा है जिसने इनेक्ट किया, जिसने स्टार्ट किया किसको, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को। आंसर आप लोग मुझे हाथ खड़ा करके इशारा कर सकते हैं, वो अलग बात है, क्लास रिकॉर्डेड है, लेकिन मैं चाहता तो फिर रिकॉर्डेड ही रखता है ना, 7:30 पे क्यों देता। मेरा पर्पस यही है कि आप सुबह 7:30 आए हैं तो एग्जैक्टली वैसा ही चलिए, तो इसे लाइव ही कंसीडर कीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकता हूं वही वाला डिसिप्लिन जो आप लाइव के अंदर करते हैं। तो जस्ट रेज योर हैंड, राइट आंसर क्या लगता है आपको, यहां पे क्या आना चाहिए, पहला स्टेट जिसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को स्टार्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को इनेक्ट किया। मैं बताने वाला हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है, बिकॉज एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है, एक फ्यूचर ट्रेडिंग होता है, दोनों से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल फिलहाल जो राइट आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, राइट आंसर विल बी तमिलनाडु। पहला स्टेट तमिलनाडु जिसने कवर किया किसको, जिसने स्टार्ट किया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को। मैंने 2 वर्ड बोले, वन वाज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सेकंड वन इज फ्यूचर ट्रेडिंग। दोनों के अंदर क्या फर्क होता है, देखो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से आप समझते हो, न्यूज़पेपर को पढ़ते रहिए, मेंस एग्जाम के लिए इंग्लिश में हेल्प करेगा, डिस्क्रिप्टिव के अंदर साथ साथ प्री एग्जाम की इंग्लिश में हेल्प करेगा, प्लस न्यूज़पेपर आपको आपके ARD करंट अफेयर्स, आपके ESI करंट अफेयर्स के अंदर और GA वाले करंट अफेयर्स सेक्शन में भी हेल्प करेगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज अल्टीमेटली पेपर के अंदर आया होगा जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंप्लीमेंट किया गया होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब बहुत सारी कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल ITC का देता हूं, बिकॉज मैंने ITC को लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करते देखा हुआ है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज पंजाब के अंदर ITC क्या करता है, पोटैटो ग्रोइंग फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है।
लेट्स से काम करते हैं, आप एक कंपनी बन जाइए, मैं एक फार्मर बन जाता हूं, बड़ी जल्दी आप समझ जाएंगे। आप मेरे पास आए, बोले कि आप पोटैटो ग्रो करते हो, मैंने बोला हाँ जी। बोला पोटैटो का मार्केट में रेट क्या होगा 3 महीने के बाद, मैंने बोला मुझे नहीं पता। बोला 1 रुपए किलो हो सकता है, मैंने कहा हाँ सर हो सकता है। बोला 10 रुपए किलो भी हो सकता है, मैंने कहा हाँ हो सकता है। आपने बोला मैं तुझे 5 रुपए किलो दूंगा, जितना तेरा प्रोडक्शन होगा सारा मुझे बेचना पड़ेगा। मैंने भी सोचा यार कि 10 रुपए किलो अगर हुआ तो मुझे नुकसान हो जाएगा, बट 1 रुपए किलो हो गया तो मरूंगा तो नहीं, बच जाऊंगा ना। मुझे भी अच्छी लगी डील, मैंने आपसे साइन कर लिया कि 2 महीने 3 महीने के बाद जब हार्वेस्ट होगा तो मेरा सारा प्रोडक्शन आपको 5 रुपए पर केजी पे जाएगा। मैं भी खुश, आप भी खुश, बिकॉज आपको भी तो डर है ना कि मार्केट में पोटैटो अगर 20 रुपए किलो हो गया तो एक कंपनी को भी तो बाय करना पड़ेगा। तो हम दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इस कॉन्ट्रैक्ट की टाइप हो सकते हैं, जैसे रिसेंटली आपने सुना होगा कि जो लेज बनाने वाली कंपनी है ना, सो उनका जो एक वैरायटी थी पर्टिकुलर, उस पे उनका पेटेंट था, बट किसानों ने ग्रो किया तो उस पे केस हो गया था, उन किसानों पे केस हो गया था। तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहां पे है कि कंपनी चाहे तो आपको इनपुट्स दे के वो ग्रो करवा सकती है, कंपनी चाहे तो इनपुट सारा आपका है, आप बस उन्हें प्रोडक्ट दीजिए। वो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी टाइप का हो सकता है, बट इस तरह से हमारी जो डील हुई है दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। What is फ्यूचर ट्रेडिंग? फ्यूचर ट्रेडिंग में कुछ ना कुछ मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, लेकिन वहां पे फार्मिंग नहीं, वहां पे ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट आ गया है। तो कुछ ऐसा कि जिस प्रोडक्ट का बिजनेस या ट्रेड आपने आज कर लिया, मतलब पैसा आपने आज दे दिया, लेकिन डिलीवरी आफ्टर अ टाइम होने वाली है। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, अमेज़न पे मैंने किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, उसने बोला कि पेमेंट सक्सेसफुल 3 डेज में 4 डेज में डिलीवर हो जाएगा, काइंड ऑफ फ्यूचर ट्रेडिंग है। एग्रीकल्चर में अगर ऐसा आपने किया तो वो क्या फ्यूचर ट्रेडिंग ही। आप बोलेंगे सर डिफरेंस नहीं समझ आ रहा, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर तो फार्मर ग्रो करने वाला है, बट फ्यूचर ट्रेडिंग खेतों में नहीं, वो किसी मंडी के अंदर भी हो सकते हैं कि मंडी के अंदर डील हुई, आफ्टर टाइम डिलीवरी होने वाली है। ई नैम के केस में भी ऐसा हो सकता है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग मतलब डील हो गई है, आफ्टर टाइम डिलीवरी होगी, आफ्टर टाइम वो बिजनेस होने वाला है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होके आप क्या करने वाले हैं, आफ्टर टाइम उस पर्टिकुलर कंपनी को उस रेट पे आप देने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन आने का रीजन था बिकॉज उस टाइम बहुत चर्चा के अंदर था, जैसे इस टाइम पे भी एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी चीजें चर्चा में चल रही हैं। जब हम 2 घंटे क्लास को कंटिन्यू करेंगे आपके रेगुलर बैच में, तो बहुत सारी बातें आपसे वो भी करता रहूंगा जो पेपर के अंदर डिस्कशन में चल रहा हो। हाल फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 पे चलूंगा, ध्यान से पढ़िएगा, आसान सा क्वेश्चन है। बोला गया अ टाइप ऑफ फार्मिंग विच यूजेस लेस और नो फर्टिलाइजर, है ना, थोड़े बहुत फर्टिलाइजर हो सकते हैं, वैसे नो फर्टिलाइजर, नो पेस्टिसाइड एंड टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कि वो एनवायरमेंट को बनाए रखे, एनवायरमेंट को खराब नहीं करे, एंड ऑल्सो एनकरेज लाइव स्टॉक रियरिंग, और साथ साथ पशुओं को भी पालने के लिए वो हमें क्या करता है, आगे बढ़ाता है, एनकरेज करता है। ऐसा किस फार्मिंग के अंदर होता है? योर ऑप्शंस आर सस्टेनेबल फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, या फिर ऑल ऑफ दीज। देखो इंटेंसिव फार्मिंग नहीं आ सकता, बिकॉज इंटेंसिव फार्मिंग तो आपने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था कि छोटे एरिया में ज्यादा इनपुट्स को यूज करते हुए मैक्सिमम प्रोडक्शन लेना। तो ये वाली बात तो सूट नहीं कर रही है, ये नहीं आएगा तो मतलब ये भी नहीं आ सकता। अब रह गया सस्टेनेबल, सबसिस्टेंस, ऑर्गेनिक। सबसिस्टेंस फार्मिंग नहीं आएगा, व्हाई? बिकॉज सबसिस्टेंस फार्मिंग की जब बात करेंगे तो सबसिस्टेंस फार्मिंग का एक ऐसा टाइप है जो हम जहां पे हम कल्टीवेशन करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। अगर इसकी हिंदी में बात करूं तो सबसिस्टेंस फार्मिंग को जीवन निर्वाह खेती भी कहा जाता है। नाबार्ड के अंदर अच्छे अच्छे स्टूडेंट जाते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि आपको इतनी भी हिंदी समझ नहीं आती होगी, एंड आई यूज्ड टू स्पीक इन हिंदी ओनली, व्हाई? बिकॉज हिंदी के अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। ऑफ कोर्स मैंने देखा है एक अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए दे ऑलवेज प्रेफर टू स्पीक इंग्लिश, बट मुझे यही पता है अगर आप भारतीय हैं तो हिंदी आप ज्यादा अच्छे समझते हैं एज कंपेरेटिव टू इंग्लिश। हाँ, अनलेस अंटिल आप अगर साउथ इंडिया से नहीं है तो जीवन निर्वाह मतलब जीवन निर्वाह के लिए अगर आपने क्रॉप ग्रो करी और उतना सा प्रोडक्शन लिया जो आपके सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड है कि मेरी फैमिली को 5 क्विंटल चाहिए, मैंने 5 क्विंटल ही ग्रो किया। ऐसा कब होता है? जब जंगलों के अंदर खेती करते हैं लोग। कौन सी वाली? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सो सर क्या हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन को सबसिस्टेंस फार्मिंग बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स यू कैन। सबसिस्टेंस का मतलब ही क्या है? सर्वाइवल के लिए, बट ऐसा तो नहीं हो रहा, मतलब ये भी नहीं है। अब रह गया डाउट सस्टेनेबल में और ऑर्गेनिक फार्मिंग में। सस्टेनेबल कुछ ऐसा ही कहता है, यहां पे वर्ड भी मैच हो रहा है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो मेरा दिल कह रहा है कि इसको आंसर कर दो, बट दिल कह रहा है ना, दिल है कि मानता नहीं, बट दिल को मनाना पड़ेगा, दिमाग से आंसर लेना पड़ेगा। दिल को छोड़िए, दिमाग की बात कीजिए। राइट आंसर क्या आएगा? ऑर्गेनिक फार्मिंग। सर क्यों? मेरा दिल गलत क्यों है सर, ये बताइए। रीजन इज सस्टेनेबल फार्मिंग ये नहीं कहता कि आप
वहां पे क्या करो, वहां पे एनवायरमेंट जो आपके एनिमल है उनकी रियरिंग करो या कुछ और करो। सस्टेनेबल कहता है इस तरीके से खेती करो जो लगातार चलती रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता किसी और चीज से, बस लगातार चलती रहे, सस्टेनेबल वो भी हो। यहां भी वही बोला है, लेकिन इसने नो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर भी कह दिया, साथ साथ लाइव स्टॉक रियरिंग क्यों बोला? बिकॉज लाइव स्टॉक का जो FYM फार्म यार्ड मेन्योर होगा उसी को तो आप क्या करेंगे, खेत के अंदर यूज करेंगे। तो अल्टीमेटली डेफिनेशन घूम फिर के ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जा रही थी। बट अगर आपको सारी चीजें क्लियर नहीं है तो आंसर वाज डिफिकल्ट, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने तो सस्टेनेबल पढ़ के इसको टिक किया होगा जब ये 2020 के अंदर पेपर हुआ होगा। बट समझदार आपको बनना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट एक एक आपका क्लियर होना चाहिए। और वैसे भी नाबार्ड तो बहुत ज्यादा सिलेबस भी नहीं लेके आता है ARD के अंदर यार, लिमिटेड सा सिलेबस है। समझ आपको आया होगा फार्मिंग के टाइप्स को, मैं डिटेल में जब जाऊंगा तब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बट इसमें कुछ है नहीं, सस्टेनेबल मतलब जो एनवायरमेंट पे फोकस करे और एक ऐसी टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो लंबे टाइम तक चलती रहे। सबसिस्टेंस मतलब सर्वाइवल के लिए, ऑर्गेनिक मतलब नो केमिकल्स है ना, इंटेंसिव मतलब छोटे एरिया में मैक्सिमम आउटपुट लेके प्रोडक्शन ज्यादा लेना। आगे चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पे, विच क्रॉप अदर देन राइस हैज द हाईएस्ट एरिया अंडर क्रॉपिंग? बिकॉज अगर बात करते हैं किसकी क्रॉप की, तो अगर मैं मेजर क्रॉप की बात करूं तो इंडिया की मेजर क्रॉप कौन सी दिखती है आपको? मेजर क्रॉप के अंदर आपके पास क्या है? राइट है, सॉरी नॉट राइट, इट्स राइस है ना, राइस है, व्हीट है, शुगर केन है, या फिर आपके पास ऑयल सीड हो सकते हैं, पल्सेस हो सकते हैं, या टोबैको हो सकता है, जूट हो सकता है, मस्टर्ड, ऐसा ही तो कुछ हो सकता है। बहुत ज्यादा कमर्शियल क्रॉप थोड़ी 8, 10 या 15 कमर्शियल दिखती होंगी। इसने बोला कि राइस को तो छोड़ दो, राइस के अलावा कौन सा है जहां पे हाईएस्ट एरिया है क्रॉपिंग के अंडर में? अब अगर बात चल रही होती है कि इसकी यूएसए की, तो मैं इसकी तरफ जाना पसंद करता, बट यूएसए की नहीं, इंडिया की बात चल रही है तो ये तो बिल्कुल नहीं आ सकता। कॉटन हाँ होता है गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, यूपी कुछ पार्ट में, राजस्थान पंजाब में, लेकिन ज्यादा एरिया थोड़ी है इसका। चिप की बात करूं तो ये तो पल्स वाले केस में कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता। बट हाँ व्हीट और शुगर केन की बात करें तो थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि सर राइस के बाद किसको टिक करूं, तो फिर इसमें तो डेटा के साथ जाना पड़ेगा। तो अदर देन राइस अगर बोलेंगे तो शुगर केन आंसर नहीं आएगा। देन राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर विल बी व्हीट, बिकॉज आप कमर्शियल क्रॉप की बात करो, मेजर क्रॉप की बात करो तो 1960s के बाद जब 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो हमने फोकस ही किसके ऊपर किया? हमने फोकस किया व्हीट एंड राइस पे। व्हीट एंड राइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एरिया ये कवर करता है और मैक्सिमम फार्मर इसे ग्रो करते हैं। इसीलिए तो इंडिया का मेजर क्रॉपिंग सिस्टम क्या है? प्लीज बोलिए, ये आपने बताया था मुझे 2 दिन पहले, कौन सा? प्लीज 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 बोलिए सारे लोग, या ऑफ कोर्स रिकॉर्डेड क्लास मत मानिए, बोलिए। हाँ आप ठीक बोल रहे हैं, इट इज राइस एंड व्हीट। राइस व्हीट जो है वो हमारा मेजर क्रॉपिंग सिस्टम है। क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है? आपके एरिया में अवेलेबल रिसोर्सेज को देखते हुए जो क्रॉप वहां पे ग्रो करते हो वो क्रॉप्स वहां का क्या है? क्रॉपिंग सिस्टम है। दैट्स इट। चलो आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया Who is the head of कमेटी ऑन डबलिंग द फार्मर्स इनकम? देखो डबलिंग द फार्मर्स इनकम काफी शांत हो गया आजकल, पेपर्स के अंदर नहीं आ रहा, बिकॉज बोला जा रहा था 2016 के बाद डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाय 2022। हर जगह पे मोदी जी की और हमारे जो कृषि मंत्री उनकी ऐसे करके एक फोटो लगी हुई थी और वो खड़े हुए थे, कहते डबल कर देंगे। लेकिन चलो गवर्नमेंट ना कर पाई या फिर कोरोना ने दिक्कत कर दी, आजकल वो नहीं दिख रहा, लेकिन बहुत चर्चा में था कोरोना के आने से पहले। तो नेचुरल सी बात है, कोरोना के आने से पहले है तो देख लीजिए ये कोरोना से आने के पहले का ही टाइम है। इस टाइम पे चर्चा में था और इस टाइम पे पेपर के अंदर आया, इसीलिए बोलता हूं न्यूज़पेपर डेली पढ़ते रहिए, बिकॉज जो चर्चा में है उसी की चर्चा पेपर में होने वाली है। सो कमेटी की बात करते हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जी, है ना। इसके हेड जो थे डबलिंग द फार्मर्स इनकम कमेटी के, ये अशोक दलवई साहब है ना। अभी भी कमेटी तो खैर एग्जिस्ट करती है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लास्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, इसकी भी चर्चा है इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। न्यूज़पेपर से 40 में से 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उन 5 क्वेश्चन के साथ 10 क्वेश्चन रिलेट भी उसी से हो रहे होंगे। 10 क्वेश्चन होंगे जो उसी से रिलेट होकर आएंगे, जैसे कि ये विच एक्ट रेगुलेट मार्केट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया। आपको पता होगा व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। एग्रीकल्चर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट अफेयर नहीं कर सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर, सो नॉट अफेयर, इंटरफेयर नहीं कर सकती। व्हाई? बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है वो कहता है कि जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट सब्जेक्ट है। इस मैटर में कंफ्लिक्ट 1965 के अंदर भी हुआ था, जब ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरफेरेंस करा था, तब भी क्वेश्चन मार्क लगे थे कि आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, ये तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कंडीशन, स्टिल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यही कहता है एग्रीकल्चर इज स्टेट सब्जेक्ट। तो स्टेट के अंदर क्या है, अलग अलग मंडियां बनी हुई है ना। एपीएमसी बहुत फेमस सा नाम है, 2019 के अंदर बहुत
चर्चा में रहा, 20 में भी चर्चा में रहा, बाद में कोरोना आया तो चर्चा कम हो गई। बट एपीएमसी एक्ट जो है वो रेगुलेट करता है कि इनको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को इंडिया के अंदर, जिसे एपीएमसी एक्ट को खत्म करने की कोशिश हो रही है, या फिर कहिए कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम ई नैम को लेके आएंगे, हम 3 बिल को लेके आएंगे। तो अलग अलग तरीकों से गवर्नमेंट ये चाह रही है कि सिंगल प्लेटफॉर्म बना दिया जाए, ना कि अलग अलग मंडियां रखी जाए। लेकिन वो स्टेट अफेयर है ना, मंडियों से स्टेट को पैसा आता है, तो किसी के लिए बुरा भला मत बोलिए, मतलब गवर्नमेंट को ब्लेम मत कीजिए। बट सीधी सी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट को उससे अर्निंग नहीं हो रही, बिकॉज एग्रीकल्चर स्टेट अफेयर, तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को वो चीज पसंद नहीं है। बट स्टेट्स को उन्हीं मंडियों से पैसा आता है, तो दे आर लाइक नहीं नहीं मंडियां रहनी चाहिए। तो जिन मंडियों से ज्यादा पैसा आएगा वहां की गवर्नमेंट अगेंस्ट जाएगी। अब आप समझ जाइए, समझदार लोग हैं, पेपर पढ़ते तो आप जानते होंगे कौन सा स्टेट ज्यादा अपोज कर रहा था, क्यों? क्योंकि उसे मंडियों से ज्यादा इनकम आ रही है। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट, बस बात इतनी सी है कि वो स्टेट अफेयर है, तो बस स्टेट और सेंटर में थोड़ा कंफ्लिक्ट है उन चीजों के बीच। बाकी जब बात करते हैं एक्ट की, तो मैंने आपको बता ही दिया, एपीएमसी, ये लीजिए, ए है, ये पी है, ये एम है और ये सी है। तो एपीएमसी हो गया आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जो इंडिया में रेगुलेट करता है किनको? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को। आई होप सो क्वेश्चंस आपको समझ भी आए होंगे, बिकॉज मैंने ऑलरेडी एआरडी के 2019 और 20 के जो पेपर हैं वो ऐप पे डाले हुए हैं, फ्री वाले सेक्शन में अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड करके जब चाहे पढ़ सकते हैं। बट जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि सिर्फ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज न्यूज़पेपर के अंदर चल रहा था उस टाइम पे एपीएमसी। आप 2019 की न्यूज़पेपर को उठा के देख लीजिए एक बार के लिए, आप जान जाएंगे कि एपीएमसी कितना चर्चा में रहा, 2020 में कितना चर्चा में रहा। तो वो पेपर में था, इसलिए वो पेपर के अंदर था। समझ पा रहे हैं? चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो कल मैंने जहां पे छोड़ा था आपका लेक्चर, वो ये वाला पार्ट था, क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया। कल मतलब लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था। तो क्रॉपिंग सीजन की बात हम कर रहे थे। जब क्रॉपिंग सीजन की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर मेजर 2 क्रॉपिंग सीजन है, ऐसा मैंने कहा था। अब आप लोग बोलेंगे सर हमने तो 3 पढ़े हुए हैं। ऑफ कोर्स आप लोग ठीक है, टोटल जो सीजन है वो कितने हैं? 3 है, बट मेजर जो है वो कितने हैं? 2। ऐसा कैसे? जैसे आप लोग नाबार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन आज से थोड़ी कर रहे हैं, अब 6 महीने पहले से कर रहे थे, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं था तो आप ओके ओके पढ़ रहे थे। लेकिन आज आप बहुत सीरियस हो गए हैं। व्हाई? आप सीरियस हो गए इसलिए बिकॉज अब नोटिफिकेशन आ गया, तो ये मेजर टाइम चल रहा है आपकी स्टडी का। तो ऐसा ही किसके साथ है? क्रॉपिंग सीजन के साथ है। टोटल इंडिया में 3 है, 2 है मेजर। कौन कौन से 3 है जी? पहला आता है खरीफ, दूसरा आएगा रबी, तीसरा आएगा जायद। सर आपने पहला खरीफ ही क्यों बोला, जायद क्यों नहीं बोला? बिकॉज मार्च अप्रैल के बाद तो जायद आता है, तो अगर ईयर वाइज देखा जाए तो पहले जायद को आना चाहिए, बाद में खरीफ को आना चाहिए। लेकिन हम उस ईयर की बात नहीं कर रहे जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, एग्रीकल्चर ईयर की बात कर रहे हैं। इसको नोटबुक के अंदर नोट कीजिएगा। एग्रीकल्चर ईयर जो है ये स्टार्ट होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। 1 जुलाई से लेके 30 जून तक हमारा एग्रीकल्चर ईयर होता है। और 1 जुलाई जब मैंने बोला तो जरा देख लीजिए 1 जुलाई को कौन सा हमारा सीजन स्टार्ट होता है। ऑफ कोर्स आप राइट बोल रहे हैं, जून जुलाई का जो टाइम है, आपको पता है जब साउथ वेस्ट मॉनसून नीचे से उठता है तो पहले केरला को बारिश देता है। ये तो सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर। तो केरला के अंदर सबसे पहले बारिश आती है, वहां पे जो बारिश है वो 1, 2 या 3 जून के आसपास आ जाती है। तो वहां पे खरीफ सीजन जल्दी स्टार्ट होता है। बारिश जब तक ऊपर पहुंचती है नॉर्दर्न पार्ट के अंदर काफी लेट हो चुका होता है, जुलाई के आसपास टाइम होता है। तो हमारे यहाँ पे खरीफ सीजन थोड़ा सा लेट स्टार्ट होता है। तो जून टू जुलाई जो है वो खरीफ सीजन की सोइंग मानी जाती है। 1 जुलाई जो है वो एग्रीकल्चर ईयर की स्टार्टिंग मानी जाती है। इसीलिए जब भी सीजन की बात करेंगे तो पहला सीजन खरीफ कंसीडर होगा, दूसरा रबी, और रबी के बाद जो मेजर तो नहीं है बट सीजन तो है विच इज जायद। जायद के अंदर ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल तो होते हैं। बिकॉज अब कमर्शियल क्रॉप की बात करेंगे ना, कमर्शियल क्रॉप एग्जांपल लीजिए, राइस, व्हीट, कॉटन, शुगर केन, टोबैको, मस्टर्ड, कुछ भी बोलते जाइए, या तो रबी होगा या खरीफ होगा, जायद नहीं दिखने वाला। बट हाँ, अगर आप वेजिटेबल और फ्रूट्स पे चले गए तो डेफिनेटली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वाले केस में जाएंगे तो अब आपको वहां पे दिख रहा होगा, क्या आपको दिख पा रहा होगा? वहां पे वो जायद सीजन के अंदर भी होंगे। फ्रूट्स की बात करो, जायद के अंदर आपने फ्रूट्स कंज्यूम किए होंगे। और वेजिटेबल्स नहीं बोलना चाह रहा मैं, क्योंकि मैं जब वेजिटेबल की बात करता हूँ मुझे जायद वाली वेजिटेबल अच्छी नहीं है, वो जो सड़ी सड़ी सी पता नहीं अच्छी होती होंगी, है ना, मैं ऐसे गलत बोल दे रहा हूँ। वो टिंडा, लौकी, कद्दू, ये जो सब सब्जियां है ना, ये जायद के अंदर भरमार ही आती है सब्जियों की। मतलब शिकायत भी करो ना घर पे कि ये वाली नहीं खानी, तो आगे से ऑप्शन आता है, बता फिर ये खा ले, अब वो भी नहीं खानी मुझे, ये खा, वो भी नहीं पसंद है। तो वो जो सब्जियां है ना वैसे वाली अच्छे अच्छे वाली जो आपकी हेल्थ को मेंटेन रखती हैं, तो वो भी किसके अंदर आती है? वो आपके जायद सीजन के अंदर है। तो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो है वो जायद के अंदर हो सकते हैं। अदरवाइज कमर्शियल क्रॉप्स कहां पे है? खरीफ और रबी के अंदर है।
ओके अब खरीफ और रबी की जब बात करूंगा, जायद को छोड़ दो बिकॉज दैट इज नॉट कमर्शियल इंपोर्टेंट, वहां से क्वेश्चन आने का चांस भी कम है, बट खरीफ और रबी से आ सकता है। सो टॉकिंग अबाउट खरीफ एंड रबी, अगर मैं ये बोलूं कि खरीफ एंड रबी में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, आप बोलेंगे, आप बोलोगे सर अभी तो कहा था दोनों ही मेजर है, तो मतलब दोनों इंपॉर्टेंट होंगे। हाँ, आप ये वाली बात भी शायद ठीक ही कह रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं, दोनों में से बोले जरा खरीफ इंपॉर्टेंट है कि रबी। आप में से बहुत सारे लोग खरीफ बोल रहे हैं, 30-40% लोग रबी भी बोल रहे हैं इस टाइम पे, मुझे पता है ये वाली बात। अब जो लोग रबी सोच रहे हैं, अब मैं भी सही सोच रहे हैं, एक बार के लिए सोचिए कौन सा, एक पुराना डेटा कौन सा, 48 वाला। 48 वाला क्या डेटा था, इंडिया की 48% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, 48% हमारा क्या है, इरिगेटेड एरिया है। अब 48% पे हमारे पास इरिगेशन अवेलेबल है, ये हमें समझा देता है कि हमारे पास 52% एरिया में इरिगेशन अवेलेबल नहीं है, नहीं है ना 52% पे। तो 52% पे हमारे पास जब इरिगेशन अवेलेबल नहीं है तो कल्टीवेशन कैसे करेंगे, बारिश के पानी से, रेनफॉल डिपेंडेंट फार्मिंग होगी। अब अगर रेनफॉल की बात करें सर, मेजर रेनफॉल कब आती है, खरीफ में के रबी में? रबी सितंबर अक्टूबर के अंदर स्टार्ट होता है, खरीफ जून जुलाई के अंदर होता है। सर जून जुलाई के अंदर इंडिया का मेजर मॉनसून जो 75% रेनफॉल देके जाता है, विच इज नोन एज साउथ वेस्ट मॉनसून, वो एंटर करता है। तो मेजर मॉनसून उस टाइम पे आ रहा है, उस टाइम पे ये लोग भी कल्टीवेशन करते हैं और जिनके पास पानी नहीं है ये भी कल्टीवेशन करते हैं, इसीलिए खरीफ और रबी बोला गया। तो मैक्सिमम जो आपका बेनिफिट देने वाला है, या फिर ये बोले कि मेजर जो दोनों में से वो कौन सा है, खरीफ सीजन है। अगर आप इस बात से नहीं मानते, मैं एविडेंस भी दे सकता हूं। क्या एविडेंस दे सकता हूं? मैं बात करता हूं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, बस सुनते जाओ आराम आराम से, है ना। क्योंकि एक बात तो तुम्हें याद ही है ना कि वाधवा सर ने कहा था एग्रीकल्चर दुनिया का सबसे, हाँ ऑफ कोर्स अटेंटिव है क्लास में, तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो तुम्हें पढ़ना पड़ रहा होगा। बिकॉज मुझे भी ऐसा लग रहा है, मैं हालांकि घड़ी की सुइयां देख रहा हूं क्योंकि मुझे जानना भी है जल्दी, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, बट वो अलग बात है, मुझे पढ़ाने जैसा फील ही नहीं आता। मुझे लगता है मैं बस बातें ही कर रहा हूँ, बिकॉज ये बातें ही तो है। मॉनसून आ रहा है, खरीफ आ रहा है, प्रधानमंत्री फसल, इसमें क्या पढ़ने वाला है, सब तो समझ आ रहा है, खाने में घुस रहा है, तो बस समझते जाइए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करते हैं, इससे कैसे प्रूव कर रहा हूं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात की जाए तो यहाँ पे दो सीजन है आपके पास, एक सीजन है आपका खरीफ और एक सीजन है आपका रबी, राइट। खरीफ की बात करें तो यहाँ पे ये लोग 2% प्रीमियम लेते हैं, जबकि रबी के अंदर 1.5% प्रीमियम लेते हैं। ऐसा क्यों? जबकि क्रॉप का ड्यूरेशन तो 3 से 4 मंथ का है दोनों केस में ही। ऐसा इसलिए बिकॉज खरीफ के अंदर सोइंग ज्यादा होती है। ज्यादा क्यों होती है? बिकॉज मॉनसून आता है उस टाइम पे, और मॉनसून डिपेंडेंट है खरीफ, इसलिए रिस्क वहां पे ज्यादा है। क्योंकि रबी में तो वो फार्मर कल्टीवेशन करेगा जिसके पास इरिगेशन है या फिर जिसका अश्योर्ड है कि ऐसा होने वाला है। बट खरीफ का पता नहीं है, कहीं पे फ्लड आ रहा है तो कहीं पे ड्रोट आ जा रहा है ऐसा कि नहीं। अब बिहार को देखिए, बिहार का एक पार्ट है जहां फ्लड आता है, दूसरा पार्ट है जहां ड्रोट है, तो कितनी दिक्कत वाली बात है यार एक्चुअली ये। सो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए गवर्नमेंट बोलती है कि हम खरीफ में तो 2% लेंगे, लेकिन सेम ड्यूरेशन के लिए रबी में 1.5 से काम चला लेंगे, क्योंकि वहां रिस्क कम है। अब आप समझ गए रिस्क ज्यादा तभी होगा ना जब कल्टीवेशन होगी। जब फार्मर कल्टीवेट ही ना करेंगे फिर कैसे रिस्क होगा। तो खरीफ आपका क्या है, मेजर सीजन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आप लोग जानते ही है, जो आपको पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस 14 डेज तक के कवर करती है, नेचुरल कैलामिटी कवर करती है, फायर का इंसिडेंस हो वो भी कवर करती है, वाइल्ड एनिमल का अटैक हो वो एडहोक बेसिस पे, एड ऑन बेसिस पे तो कवर होता है, अदरवाइज नहीं होता। किसी भी प्रकार का इंटेंशियल जो आपने नुकसान कर दिया, डैमेज कर दिया, उसे भी कवर नहीं किया जाता। कोई वॉर या न्यूक्लियर अटैक हो गया उसे भी ये कवर नहीं करती है। चलो फिलहाल हम क्रॉपिंग सीजन पे है तो वहां पे चलते हैं और शुरू करते हैं हमारे क्रॉपिंग सीजन को। सो गाइस, टॉकिंग अबाउट द क्रॉपिंग सीजन, तो सबसे पहले कौन सा आएगा आपका, खरीफ आएगा। ये तो मैंने शुरू में ही बोला था। तो खरीफ सीजन की जब बात करें, क्या बोला गया यहाँ पे, कहता था एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर इन इंडिया इज फ्रॉम जुलाई टू जून। ये मैंने शुरू में कहा कि 1 जुलाई से स्टार्ट होके 31 जून तक जाएगा। दे आर लाइक यस यस यस, आपने बताया था 31 जून कब आता है। अटेंटिव रहना है क्लास में, सोना नहीं अपनी क्लास में, कोई टेंशन नहीं है, बातें करते रहो है ना, साथ साथ बोलते रहो, बट जागते भी रहो, सोना नहीं है, क्योंकि पढ़ाई समझ के पढ़ोगे तो सो जाओगे। तो 30 तो जून होता है, 31 तो नहीं होता यार, है ना। तो आपका जो एग्रीकल्चर ईयर है ये कब स्टार्ट होगा, 1 जुलाई से स्टार्ट होगा और 30 जून पे ओवर हो जाएगा।
नेक्स्ट बोला गया द इंडियन क्रॉपिंग सीजन इज क्लासिफाइड इनटू टू मेन सीजन। हाँ ऐसा भी है, इंडियन जो आपके क्रॉपिंग सीजन है उसे मेजर मैंने बोला था, यहां पे इसने मेन कह दिया है। दो मेन सीजन है, एक खरीफ है और दूसरा कौन सा है, रबी। खरीफ एंड रबी बेस्ड ऑन द मॉनसून। द टर्म खरीफ एंड रबी ओरिजिनेट फ्रॉम द अरेबिक लैंग्वेज वेयर खरीफ मींस ऑटम एंड रबी मींस स्प्रिंग। हाँ ऐसा भी है ना, कि खरीफ का मतलब क्या है, ऑटम है, और रबी का मतलब स्प्रिंग। अब ऑटम और स्प्रिंग क्या होता है मेरे हिसाब से आप जानते होंगे, नहीं तो फर्दर क्लासेस के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। इन एन एग्रीकल्चर ईयर कौन सा, जुलाई टू जून, द डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रिलीजेस 4 एडवांस एस्टिमेट फॉलोड बाय फाइनल एस्टिमेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स, है ना। आप बोलेंगे सर फाइनल भी एस्टिमेट ही आता है, देखो 4 एडवांस एस्टिमेट आते हैं, फाइनल एस्टिमेट आता है। एस्टिमेट ही क्यों आता है, बिकॉज इतना बड़ा इंडिया है, कैलकुलेट एग्जैक्ट करना पॉसिबल नहीं है कितना प्रोडक्शन हुआ, एस्टिमेशन आ जाता है। और ये एस्टिमेशन जो है रिलीज कौन कर रहा है, आपका डीईएस, बिकॉज इसके नाम के अंदर ही लगा है, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स का काम क्या होता है भाई, डेटा कलेक्ट करना, बिकॉज आईसीआर का भी तो इंस्टीट्यूट है ना जो स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करता है, तो डेटा कलेक्शन इनका काम है। तो ये क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, और डेटा कलेक्ट करके फिर पब्लिश करते हैं एडवांस एस्टिमेट के, इस बार इतना प्रोडक्शन होने वाला है। होता है कि नहीं, आप पेपर पढ़ते हो देखते होंगे, सीजन स्टार्ट नहीं हुआ पहले ही फोरकास्ट आया था कि इस साल प्रोडक्शन इतना होने वाला है, सोइंग इतनी होने वाली है, फिर दूसरा, फिर तीसरा एंड सो ऑन, चौथा भी आ जाता है। आगे चलता हूं, क्रॉपिंग सीजन में बात करते हैं। सबसे पहले कौन से सीजन की, आपके खरीफ सीजन की। खरीफ का मतलब तो आपको बताया था ऑटम होता है। खरीफ की बात करेंगे तो नाबार्ड एआरडी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सब याद करना पड़ेगा, बस बेसिक बातें याद करनी पड़ेंगी, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको डायनामिक पैटर्न के साथ चेंज भी होना पड़ेगा, ऐसा भी इसीलिए बिकॉज नाबार्ड के लिए जो लोग एआरडी कंटेंट पढ़ते हैं, है ना, वो टारगेट करते हैं कि 40 में से 15 नंबर आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। क्यों, क्योंकि जो नोट्स पढ़ रहे हैं ना वो 2016, 15, 14 के बनाए गए हैं, डायनामिक है ही नहीं, कंटेंट चेंजिंग नहीं की जा रही है। अगर थोड़ा सा डायनामिक कंटेंट पढ़ लोगे ना तो मेरे हिसाब से नॉन एग्रीकल्चर होना तब भी 20 से 25 तो ले ही सकते हो, बस थोड़ा सा खुद को चेंज करना पड़ेगा। चलो, सो खरीफ की बात जब कर रहे हैं, ओवरऑल टाइम जो है वो कितना है, जुलाई से अक्टूबर तक का। ओवरऑल कैसे, क्योंकि जून से जुलाई में सोइंग हो जाएगी और सितंबर अक्टूबर के अंदर जाके इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी, तो ओवरऑल टाइम जो हो गया वो क्या हो गया, जुलाई से अक्टूबर तक का हो गया। हार्वेस्टिंग कब होती है, सितंबर टू अक्टूबर के अंदर। इन्हें मॉनसून क्रॉप भी बोला जाता है। मॉनसून क्रॉप क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई स्टार्टिंग जून जुलाई में हो रही है ना, उस टाइम पे कौन आने वाला है, उस टाइम पे साउथ वेस्ट मॉनसून आने वाला है, दक्षिण पश्चिम मानसून आने वाला है। तो ये मेजर रेनफॉल आपको देके जाएगा 75 to 80%। चलो 75 to 80 कहना गलत हो रहा है, 70 to 75% बोलिए, ऑलमोस्ट 75% रेनफॉल आपको इससे मिल जाती है। इसीलिए इन फसलों को क्या बोलते हैं, मॉनसून क्रॉप बोलते हैं। इन फसलों को पानी ज्यादा चाहिए, सच क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर। पानी ज्यादा क्यों चाहिए, पानी ज्यादा चाहने का रीजन ये है कि एक तो टेम्परेचर ज्यादा होता है, आप लोग जानते हैं ना, हमारी बॉडी क्या करती है, इवेपोरेटिव कूलिंग करती है कि नहीं करती है। आप अगर इस टाइम बैठे और गर्मी लग रही होगी तो आपको स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है, व्हाई, बिकॉज ये हमारी बॉडी का थर्मो रेगुलेटरी फीचर है, वो इवेपोरेटिव कूलिंग करती है। ऐसे ही जो हमारे प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसपीरेशन जानते हो, लीव्स के ऊपर जो छोटे छोटे होल होते हैं, होल वर्ड कहना गलत है, टेक्निकली इट इज नोन एज स्टोमेटा, रंध्र जिसे कह देते हैं हिंदी में। तो जो छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं, माइक्रोपोर्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारी लीफ की सरफेस के ऊपर, वहां से पानी निकलता रहता है। तो पानी जब निकलता रहता है तो वहां पे क्या होता है भाई, वो अपनी सरफेस को ठंडा रखते हैं। बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतना उनको पानी ज्यादा निकालना पड़ेगा, ट्रांसपीरेशन रेट बढ़ जाएगी। ट्रांसपीरेशन रेट बढ़ने का मतलब पानी का लॉस ज्यादा हो रहा है, नुकसान ज्यादा हो रहा है। पानी का लॉस जब ज्यादा हो रहा है तो जड़ों को, रूट्स को पानी एब्जॉर्ब भी ज्यादा करना पड़ेगा, और जब रूट्स पानी ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है तो क्या वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, ऑफकोर्स। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं, ऑफकोर्स मैं कह सकता हूं। इसके अलावा विंड वेलोसिटी एक फैक्टर होता है, जब जून जुलाई चलता है उस टाइम पे विंड वेलोसिटी बहुत हाई होती है। डू यू नो व्हाट इज विंड वेलोसिटी, हवा की चलने की गति, ये तो सब लोग जानते हो। आंधियां जब आती है, तूफान जब हमारे यहाँ पे आते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, जो भी होता होगा, लेकिन पत्तियों के ऊपर का जो पानी है वो बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। मानते हो ना इस बात को। आप 4, 4:30 बजे घर पे आए, लाइट नहीं थी, एसी तो चल नहीं रहा है ना, तो फैन चल रहा है, अब फैन के नीचे बैठे, एकदम से बॉडी पे बहुत सारी मतलब स्वेटिंग हो रही थी। अब जैसे ही फैन के नीचे बैठा, लगा
अब अच्छा लग रहा है। व्हाई? बिकॉज अब जो एयर है ना वो चारों ओर ऐसे ऐसे पास हो रही, तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले रही है ना, जो हमारी बॉडी के ऊपर स्वेट है, जो पसीना, उसको एब्जॉर्ब कर ले रही है। ऐसे ही हवा जब तेज चलती है तो पत्तियों के ऊपर जो मॉइस्चर है, जो ट्रांसपीरेशन के रूप में निकाला गया, उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, उसे और निकालना पड़ता है, तो उससे क्या होता है, वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। प्लस इस टाइम पे आरएच जो है, आरएच क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। किसी को नहीं पता तो एग्रोमेट के चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। सो आरएच जब कम ज्यादा होता है तब भी वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो खरीफ क्रॉप्स की वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होने के तीन रीजन होते हैं। वन इज विंड वेलोसिटी, सेकंड वन इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, थर्ड वन इज टेम्परेचर। तो भाई खरीफ को पानी ज्यादा चाहिए। अब ये वाला पार्ट आपके नोट करने का है, 1 मिनट का टाइम लीजिए और इनको डेफिनेटली नोट कीजिए, एग्रीकल्चर से हो तब भी और ना हो तब भी। ऐसा इसलिए बिकॉज ये आपको अक्सर भूल जाते होंगे, तो इनको लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। लिखते लिखते साथ साथ बोल भी लीजिएगा ताकि आपको लर्न हो जाए। खरीफ क्रॉप्स हैं, आगे रबी की बात करूंगा, इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलिए आगे, करिए करिए, जल्दी से करिए। ओके परफेक्ट। सो यहां पे एग्जांपल लिखे, राइस, सोरगम, मेज, टी, रबर, कॉफी, ग्वार, सीसेम, कभी कभी से सेसमम भी लिखा जाता है, जिसे तिल आप हिंदी में कह देते हैं, समसीरल, अरहर दाल, पर्ल मिलेट, सोयाबीन। इसे सोयाबीन ना बोलिए, सोयाबीन हिंदी में लिखते हैं, एक्चुअली इट इज नोन एज सोयाबीन्स। सोयाबीन्स, कॉटन, ऑयल सीड एटसेट्रा। अब इसमें कैटेगरी डाल दी है, सम सीरियल्स और ऑयल सीड, बिकॉज ऑयल सीड तो रबी के अंदर भी आते हैं, सीरियल्स कुछ ऐसे जो रबी के अंदर भी आते हैं और खरीफ के अंदर भी आते हैं। लेकिन बाकी जो नाम है यहाँ पे लिखे गए हैं, इनको डेफिनेटली लर्न कीजिएगा। खरीफ की बात हमने करी, अगले सीजन की बात करते हैं। गर्मी के अंदर हम थे, जून जुलाई के अंदर अब थे, अब हमने सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्टिंग कर ली। अब थोड़ा सर्दी के अंदर आ जाइए। इसको आप समझ लेंगे तो मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको शॉर्ट डे लॉन्ग डे का भी समझा दूंगा, बिकॉज नाबार्ड वहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा शॉर्ट डे और कौन सा लॉन्ग डे प्लांट है। उसको समझने के लिए आपको समझ जाना चाहिए कि शॉर्ट डे और लॉन्ग डे का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और वो जब समझ जाएंगे तो फिर आपको खरीफ और रबी क्रॉप से ही जज हो जाएगा कि वो लॉन्ग डे है या फिर वो शॉर्ट डे है। चलिए तो चलते हैं फिर रबी के साथ। रबी की जब बात करते हैं तो आपको पता ही है, सितंबर अक्टूबर के अंदर हमने खरीफ की हार्वेस्टिंग की है। हार्वेस्टिंग जानते हैं ना, फसलों की कटाई कर देना। अब क्या करेंगे, अक्टूबर नवंबर में सोइंग कर देंगे। सोइंग मतलब बुवाई कर देंगे, बीजों को लगा देंगे। किसकी? रबी सीजन की। तो रबी की जो सोइंग है वो अक्टूबर नवंबर के अंदर हो जाएगी। आप लोग भी जानते हैं, सितंबर अक्टूबर निकला और अक्टूबर नवंबर आया तो थोड़ा ठंडा टाइम आ गया। मैं ठंडा क्यों बता रहा हूं, बिकॉज मैं दिन बड़े और छोटे की बात करूंगा बाद में, मतलब मैं लॉन्ग डे और शॉर्ट डे की बात करूंगा। बट थोड़ा थोड़ा तुम्हारे माइंड में तो जाना चाहिए ना, चीजों को इमेजिन करते रहिए, सुनिए मत, बस जो सुन रहे हैं उसको इमेजिन कीजिए। तो अक्टूबर नवंबर का टाइम जब आया, उस टाइम पे हमने क्या कर दिया, इमीडिएटली सोइंग कर दी। किसकी? रबी क्रॉप्स की। सर इमीडिएटली क्यों बोला, क्या आराम से नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों सर? क्योंकि टाइम नहीं होता फार्मर्स के पास। सितंबर अक्टूबर में वो हार्वेस्ट जब करता है ना सर, उसके पास टाइम नहीं होता, फटाफट से उसे सोइंग करनी पड़ती है। सर आपको कैसे पता? मुझे इसलिए पता बिकॉज आपको भी पता है, सितंबर अक्टूबर में जब हार्वेस्टिंग होती है और अक्टूबर नवंबर में सोइंग करनी होती है, पंजाब में फार्मर्स के पास और पूरे इंडिया में फार्मर्स के पास टाइम कम होता है। पंजाब के फार्मर्स ग्रो करते हैं खरीफ के अंदर पैडी। पैडी का जो स्टबल होता है वो खड़ा होता है, स्टबल को मैनेज करने के लिए टाइम चाहिए। बट मैंने बताया ना, खरीफ और रबी के अंदर टाइम ही नहीं होता। खरीफ और रबी के बीच का जो टाइम है, उस टाइम ही नहीं होता। तो फार्मर उसका मैनेजमेंट करने की बजाय, उसको काट के, उसको गट्ठे वट्ठे बना के बेचने की बजाय क्या करता है, उसे आग लगाता है। सीधी सीधी आग लगाने में चलान भी होता है, स्टिल आग लगाता है। व्हाई? बिकॉज टाइम नहीं है ना। चलान करोगे 2-3 हजार का, अगर लेट होगी तो फसल का नुकसान होगा 10-20 हजार का, तो बेटर है चलान करो, कोई टेंशन नहीं है। और उस समय केजरीवाल साहब बोल रहे थे अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, बोला कि पंजाब सारा प्रदूषित कर दे रहा है दिल्ली को। क्यों? क्योंकि स्टबल बर्निंग हो रही है। स्टबल बर्निंग क्यों हो रही है? बिकॉज टाइम नहीं है रबी के अंदर यार, फटाफट से सोइंग करनी है ना। फार्मर एनवायरमेंट को तो देखेगा, लेकिन एनवायरमेंट से पहले तो उसे इनकम भी देखनी पड़ेगी, अपना पेट भी देखना पड़ेगा। तो सर पापी पेट का सवाल है, क्या करे, पोल्यूशन करना पड़ेगा। बिकॉज सोल्यूशन कोई नहीं है, गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे सोल्यूशन दिए है, लेकिन अपने ही लेवल पे दिए, किसानों तक पहुंचाइए तो सही, तब तो वो कर पाएंगे। तो टाइम कम होता है, इस बात को मैंने प्रूव कर दिया। समझ गए होंगे। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं बिकॉज मुझे क्लास थोड़ा कम टाइम की लेनी है, बिकॉज 12 के आसपास टाइम होने वाला है, मुझे निकलना पड़ेगा अब। तो
समझते जाइए, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। सो जब रबी की बात करते हैं, रबी सीजन की बात करते हैं, तो रबी वाले केस में देखिए बोला गया सोइंग बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर। हाँ ऑफ कोर्स सितंबर अक्टूबर के अंदर उसकी हार्वेस्टिंग हुई है, तो अक्टूबर नवंबर के अंदर उसकी सोइंग कर देंगे। हार्वेस्ट बोला गया फेब टू अप्रैल। हाँ मार्च और अप्रैल में स्टार्टिंग होती है एक्चुअली, मतलब स्टार्टिंग नहीं होती, मार्च टू अप्रैल में हार्वेस्टिंग होती है, बट कुछ पल्सेस क्रॉप है, कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप और जो पल्सेस क्रॉप है ना, ये जल्दी हार्वेस्ट हो जाती है ना, तो जल्दी हार्वेस्ट हो जाती है, इसलिए मैंने यहां पे फेब टू अप्रैल लिख दिया। लेकिन ऑप्शन अगर आपको मार्च टू अप्रैल लिखे तो वो भी गलत नहीं है। ओके अगर किसानों की बात करते हैं, फार्मर की बात करते हैं, आपको पता है ना, आपने कहानियों के अंदर सुना होगा एक गरीब किसान था, कभी ऐसी कहानी पढ़ी एक बहुत अमीर किसान था? नो व्हाई? बिकॉज किसान मतलब गरीब ही है, किसान वर्ड देखा तो गरीब ही होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज डेटा कहता है ऑफिशियल के इंडिया में 86.2% फार्मर वो हैं जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, मतलब 86% फार्मर्स आर दोज फार्मर हु हैविंग लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है। तो भाई मेजोरिटी तो गरीब है। सर आप तो रबी पढ़ा रहे थे, गरीबों अमीरों के चक्कर में क्यों चले गए? ऐसा इसलिए चला गया बिकॉज गरीब के घर में खुशियां कब आएंगी? जब पैसा आएगा। पैसा कब आएगा? जब वो फसल को बेचेगा। फसल कब बेचेगा? जब वो फसल को हार्वेस्ट करेगा। फसल को हार्वेस्ट कब करेगा? सर अप्रैल के आसपास वो हार्वेस्ट करेगा। सर अप्रैल क्यों बोल रहे हो? बिकॉज एक फेस्टिवल है जो क्या किया जाता है, जो सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल के अंदर। वैसे वो पंजाब से ज्यादा रिलेटेड है, बट पंजाब से ही क्योंकि वो मतलब स्टार्टिंग कुछ ऐसे ही मानी जाती है, बट उस फेस्टिवल का रीजन जो है वो यही है कि हार्वेस्टिंग फेस्टिवल उसे कहा जाता है। उस टाइम पे हार्वेस्ट करें, घर में पैसा आएगा तो खुशियां आएंगी। मुझे आपसे उस फेस्टिवल का नाम चाहिए, क्या होता है? अगर आप लोहड़ी बोल रहे हैं पंजाबी का नाम सुनते ही, तो लोहड़ी तो सर्दियों के अंदर आती है, बिकॉज आपने फोटोज में देखा होगा जब लोहड़ी को वो कॉन्सेप्ट जो होता है जलाया जाता है, तो लोग ऐसे बैठे भी होते हैं वहां पे, आसपास खड़े भी होते हैं। गर्मियों में तुम अप्रैल के अंदर आग को जलाओ और लोग पास खड़े हो जाए, भैया आग तो एनवायरमेंट के अंदर घूम रही है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, तो गलत बोल रहे हैं लोहड़ी अगर आप बोल रहे हैं। अब कुछ सोचिए, अब कह रहे हैं नहीं पता सर आप ही बता दो। वो तो मुझे पता ही था, बताना तो मुझे पड़ेगा, है ना। 20% लोग कह रहे हैं नहीं सर मैंने तो बता ही दिया। आपने बता दिया तो ठीक है। हाँ अगर आपने बैसाखी कहा है अब तब भी गलत है, बिकॉज बैसाखी तो कुछ और होता है, इसे वैसाखी के नाम से जाना जाता है। वैसाखी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है जो 13 और 14 अप्रैल को मनाया जाता है। सर 13 और 14 क्यों? यार वो ग्रह नक्षत्र ये वो उतना कुछ मुझे आता नहीं है, बट हाँ 13 या 14 कह दीजिए, कोई चक्कर नहीं है। ऑप्शन आपसे ये नहीं कहेगा कि 13 या 14, बट माइंड में रखिए वैसाखी इज अ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 13 और 14 अप्रैल। आगे चलते हैं, रबी की हम बात कर रहे थे। रबी की हार्वेस्टिंग जब हुई तो आपका हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी आ गया। रबी जो है वो क्या है? वो आपकी मॉनसून सीजन क्रॉप नहीं है, बिकॉज मॉनसून की जब बात करी थी तो वहां पे तो कौन आ गया था? वहां पे खरीफ आया था। सर खरीफ क्यों आया था? बिकॉज जून जुलाई में था। लेकिन ये कब है? ये तो आपका कब है? अक्टूबर के अंदर है, सितंबर अक्टूबर में। तो उस टाइम पे तो भाई सर्दी होती है। हाँ अक्टूबर नवंबर के अंदर उतनी नहीं होती, लेकिन आ जाती है ना यार। तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? विंटर सीजन क्रॉप बोला जाता है। इन्हें ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? कम टेम्परेचर चाहिए। यार ऑब्वियस सी बात है ना, आपको याद भी करने पड़ेंगे एग्जाम्पल के ये रबी के हैं। ये रबी के क्यों है? बिकॉज इन्हें कोल्ड टेम्परेचर चाहिए, कोल्ड ट्रीटमेंट चाहिए। आप देखिए एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप एप्पल लेके आए, 2 किलो एप्पल लेके आए, कहां पे रखेंगे? फ्रिज के अंदर। और अगर 1 डजन बनाना लेके आए, कहां पे रखेंगे? दे आर लाइक फ्रिज के अंदर। भैया खराब हो जाएंगे फ्रिज के अंदर, उसे फ्रिज में नहीं रखा जाता, बनाना को फ्रिज से बाहर रखा जाता है। सर क्यों? क्योंकि जनरली ऐसा भी होता है, घरों के अंदर बच्चे अगर होते हैं तो फिर फ्रिज में, फ्रिज के बाहर जहां मर्जी रखो, वो आए और फिर 2-4 घंटे बाद गायब हो जाते हैं। लेकिन हाँ बच्चे नहीं है घर के अंदर, अगर कम मेंबर है, आए तो पड़े रहेंगे। फ्रिज के अंदर रखिएगा तो वो काले पड़ जाएंगे ऊपर से। क्यों पड़ेंगे? बिकॉज दैट इज नोन एज चिलिंग इंजरी। चिलिंग इंजरी क्या होता है? जब कम टेम्परेचर पे आपके जो फ्रूट्स होते हैं उनको नुकसान हो जाता है, वो चिलिंग इंजरी होता है। बनाना अपने आप में ट्रॉपिकल क्लाइमेट से आता है। सर ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होती है? ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है? देखो 3 प्रकार के क्लाइमेटिक रीजन होते हैं। एक होता है टेम्परेट, एक होता है सब ट्रॉपिकल, एक होता है ट्रॉपिकल। मेरे साथ रिपीट कीजिए, पहला कौन सा होता है? ऑफ कोर्स टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब जो क्या है? जो कम टेम्परेचर वाले एरियाज हैं वो क्या होता है? टेम्परेट। टेम्परेचर कम मतलब टेम्परेट। टेम्परेट के अंदर अच्छे अच्छे महंगे महंगे फ्रूट आते हैं, गरीबों वाले फ्रूट नहीं आते। ऐसा इसलिए बोला आपको याद रखने के लिए, वरना कोई गरीब अमीर से सेंस नहीं बनता। बस हाँ जब टेम्परेट क्रॉप फ्रूट आप पढ़ेंगे ना, तब देखना कैसे कैसे नाम आएंगे। एप्पल की बात आएगी, चेरी की बात आएगी, प्लम की बात आएगी, है ना। सो प्लम तो मे बी दूसरे एनवायरनमेंट के अंदर भी जा सकता है, बट जब
आप देखेंगे तो वो जो फ्रूट जैसे जो उत्तराखंड के अंदर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रहा है वो टेम्परेट है। टेम्परेचर थोड़ा राइज होगा तो सब ट्रॉपिकल हो जाएंगे, और राइज हुआ तो वो ट्रॉपिकल, जैसे बनाना की बात मैं कर रहा था। तो बनाना ट्रॉपिकल क्लाइमेट से आया है, वो फ्रिज के अंदर नहीं रह सकता बिकॉज उसे ट्रॉपिकल ही चाहिए। एप्पल कहां से आया? टेम्परेट से आया, उसे फ्रिज में ही रखना पड़ेगा बिकॉज वो आया ही टेम्परेट से। ऐसी बात इसलिए बोल रहा था बिकॉज क्रॉप्स के लिए अपना एक स्पेसिफिक एनवायरमेंट रिक्वायर्ड है। तो इनकी सोइंग जब आपने सितंबर अक्टूबर के अंदर करी है तो भाई साहब इसे वेदर भी कौन सा चाहिए? ठंडा ही चाहिए ना, गर्म थोड़ी चाहिए। इसका पानी की जो रिक्वायरमेंट है इसकी वो भी कम होती है। क्यों? क्योंकि अभी आपको रीजन बताए थे, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा था, विंड वेलोसिटी ज्यादा थी, आरएच फ्लक्चुएट हो रहा था। यहाँ पे आरएच फ्लक्चुएट नहीं होता, बहुत कम होता है। विंड वेलोसिटी बहुत स्लो हो जाती है, टेम्परेचर काफी कम हो जाता है। तो खरीफ में पानी ज्यादा और यहाँ पे पानी क्या चाहिए? कम चाहिए। नेक्स्ट बोला गया एग्जाम्पल, इसे आप फिर से नोट कर लीजिए जरा। एग्जाम्पल मेजर सीरियल्स की बात करेंगे तो वीट आएगा, बट वीट के साथ साथ बाकी एग्जाम्पल भी है, जरा नोट कीजिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। वीट, ओट, बार्ले, पल्सेस, सीरियल्स, ऑयल सीड, लिनसीड एटसेट्रा। नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे चले। ऑफ कोर्स आपने नोट कर लिया, और मेरे हिसाब से क्योंकि ये जो लेक्चर है ये एग्रीकल्चर वाले बच्चों को तो लग रहा होगा सर फटाफट से आगे चलो, बट मेरे हिसाब से नॉन एग्रीकल्चर भी है तो ऐसी दिक्कत तो नहीं आ रही होगी कि आपको समझ ना आए। पॉसिबल है ये लेक्चर आफ्टर टाइम आपको यूट्यूब पे मिला होगा और आप इसे यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जेन्युइन रिव्यू जरूर दीजिएगा कि सर मैं नॉन एग्रीकल्चर से हूं बट नहीं समझ पाया बिकॉज ऑफ दिस। आप मुझे अगर रीजन बोलेंगे तो मैं डेफिनेटली उस चीज को इंप्रूव करूंगा। बट हाँ, मैं मानता हूं ऐसा कि ये दुनिया का सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है और मुझे लगता है ऐसा। मैं इसीलिए बोलता हूं मैं एक अच्छा टीचर नहीं बिकॉज मैं पढ़ाता हूं ही नहीं, मैं तो बातें करता हूं, बातों बातों में सब समझाने की कोशिश भी करता हूं। और मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, बट मुझे लगता है ऐसा कि चीजें समझना बहुत आसान है, मैं उसे समझा लेता हूं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो आप जरूर मुझे फीडबैक दीजिएगा सो दैट मैं फर्दर खुद को और अच्छे से आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकूं। मैंने खरीफ और रबी की बात करी, मैंने बात करी जून जुलाई के खरीफ की और सितंबर अक्टूबर के रबी की। पेंडिंग मैंने छोड़ा एक आपका डाउट जो लॉन्ग डे और शॉर्ट डे वाला है, उसको भी कवर करते हैं, बट उससे पहले ये नाराज ना हो जाए इसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सर थोड़ी सी हो कर रहे हो, ज्यादा कर लो, इसकी ज्यादा क्यों करनी? इंपॉर्टेंट नहीं है ना कमर्शियल उतना। तो जब बात करें किसकी, जाए सीजन की, तो सोइंग बिटवीन मार्च एंड जून। मार्च के बाद हार्वेस्टिंग होनी शुरू हो गई, जून से पहले पहले कभी भी सोइंग कर लो बिकॉज ये सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है। फ्रूट्स होंगे तो वो तो फिर अपने आप में पेरेनियल है, बहुवर्षीय है, तो वो तो पेड़ खड़े हुए हैं। लेकिन वेजिटेबल है वो तो ग्रो होके 1-2-2.5 महीने के अंदर अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेंगी। तो आपके हार्वेस्टिंग होने के बाद रबी की और सोइंग होने के पहले खरीफ की, जब मर्जी बीच में कर लीजिए। इन्हें क्या चाहिए? वार्म एंड ड्राई वेदर चाहिए। मार्च के बाद का जो टाइम होता है वो वार्म होता है, ऑफ कोर्स गर्म होता है, लेकिन ड्राई भी होता है। एक्चुअली जब रेनफॉल आएगी ना तो वो काइंड ऑफ वेट एनवायरनमेंट है, मॉइस्चर ज्यादा है एनवायरनमेंट के अंदर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। लेकिन यहां पे क्या है? दैट इज कंप्लीटली ड्राई है ना। सो रिक्वायर वार्म एंड ड्राई वेदर फॉर ग्रोथ एंड अ लॉन्गर डे लेंथ फॉर द फ्लावरिंग। और फ्लावरिंग के लिए क्या चाहिए? इन्हें लंबा दिन चाहिए। एग्जांपल सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैंने आपको बताया था कमर्शियल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आएंगे आगे चलूंगा। मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, बट इस पे जाने से पहले आपके पास आ जाऊंगा, पिछला जो पॉइंट पेंडिंग छोड़ा उसको कवर कर लेंगे। कौन सा पॉइंट था? ऑफ कोर्स आप ठीक बोल रहे हैं, लॉन्ग डे और शॉर्ट डे। अब अगर जून जुलाई की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली बात है वो वाले लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, और जो खरी रबी की बात करूं वो वाले शॉर्ट डे प्लांट्स हैं। हाँ, नॉन एग्रीकल्चर वाले कहते हैं जो बोलोगे वो सही है, एग्रीकल्चर वाले कह रहे हैं नहीं सर आप गलत बोल रहे हो। हाँ, मैं गलत बोल रहा हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि गलत भी समझना जरूरी है। लोगों को लगता है कि खरीफ के टाइम पे दिन बड़े होते हैं, रबी के टाइम पे दिन छोटे होते हैं, इसलिए हम रबी को शॉर्ट डे प्लांट बोल देंगे और खरीफ को लॉन्ग डे प्लांट बोल देंगे। ये गलत बात है। ऐसा क्यों? देखो, लॉन्ग डे और शॉर्ट डे कैसे बोल पा रहे हो? पहले खरीफ और रबी की बात करो। आपने खरीफ और रबी कैसे बोला? आप बोलेंगे सर हमें पता है कि किसको कौन सी क्लाइमेट चाहिए, उस हिसाब से मैं समझ जाता हूं कि उस क्लाइमेट के अंदर गया तो खरीफ है, इसके अंदर गया तो रबी। ऑफ कोर्स राइट। आपको पता है कि उन्हें ग्रोथ के लिए, जर्मिनेशन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना कैसा क्लाइमेट चाहिए, इसलिए आपने उसे खरीफ एंड रबी बोला।
तो लॉन्ग और शॉर्ट डे बोलने के लिए कोई बेस तो चाहिए आपको। किस बेस पे उसे लॉन्ग और शॉर्ट डे कह रहे हो? दिन बड़े होते हैं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? बड़े दिन का रिस्पॉन्स भी तो बताओ ना, कि सब जड़ें बढ़ने लगती हैं, प्लांट ग्रो करने लगता है, फूल आने लगते हैं, फल आने, कुछ तो रिस्पॉन्स बोलोगे ना, कि दिन बड़ा हुआ या छोटा हो तो ये काम हुआ। तो ये दिन बड़ा और छोटा जो है ये रिलेट होता है फ्लावरिंग से। यह ऑफकोर्स जो फ्लावरिंग स्टेज पे आपके पौधे जाएंगे, जब वो फ्लावर्स करना स्टार्ट कर देंगे, हमारे जो प्लांट्स हैं वो फ्लावरिंग करना स्टार्ट करते हैं, या तो बड़े दिनों में या दिन छोटे में। ऐसा क्यों? देखो, अगर मुझे आपकी क्लास ओवर करनी है तो मैंने बोला अच्छा टाइम हो गया, मैं ओवर करता हूं। आपको ही पता है, आपके पास तो और मेरे पास टाइम है, प्लांट्स के पास तो नहीं है ना। हाउ डू दे नो कि दिसंबर चल रहा है, जनवरी चल रहा है? उन्हें नहीं पता। उन्हें यह पता है कि अब मैंने ग्रोथ कर ली है, दिन बड़े होने शुरू हो गए मतलब फ्लावरिंग स्टेज आ गया, दिन छोटे हो गए मतलब फ्लावरिंग स्टेज आ गया। तो प्लांट्स फ्लावरिंग स्टेज पे रिस्पॉन्स करते हैं, बड़े दिनों को और छोटे दिनों को, इसीलिए आप उन प्लांट्स को बोलते हैं लॉन्ग डे और शॉर्ट डे। अब जरा ट्रैक पे आइए, समझने वाली बात कीजिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप 1 मिनट के अंदर समझ जाएंगे। जब आप जून जुलाई में सोइंग करते हैं खरीफ के, दिन कैसे होते हैं? बड़े। बट आफ्टर अ टाइम, बिकॉज जुलाई जब गया तो अगस्त के बाद तो दिन छोटे होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब फ्लावरिंग स्टेज आती है खरीफ की, उस टाइम पे दिन छोटे होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसीलिए खरीफ के प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट डे प्लांट बोला जाता है। कॉन्सेप्ट समझ आया? राइट। रबी की बात करेंगे, सितंबर अक्टूबर या फिर अक्टूबर नवंबर में जब सोइंग हुई, तो नवंबर वर्ड आते लगता है सर दिन छोटे हो गए। बट क्या दिक्कत है, अभी तो सोइंग हुई है, जब फ्लावरिंग आएगी तो दिन फिर से थोड़ा थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए रबी प्लांट्स को आप क्या बोलेंगे? शॉर्ट डे प्लांट ना बोल के लॉन्ग डे प्लांट बोलेंगे, बिकॉज दिन बड़े हुए तो फ्लावरिंग होना स्टार्ट हुई, और खरीफ के अंदर दिन छोटे हुए तो फ्लावरिंग होना स्टार्ट हुई। तो खरीफ क्रॉप्स आर शॉर्ट डे एंड रबी क्रॉप्स आर लॉन्ग डे। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कोई एक्सेप्शन हो सकता है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट यही फॉलो होगा। समझ गए होंगे। एक कॉन्सेप्ट और रह गया, डे न्यूट्रल प्लांट। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है ना? उसने बोला कि तू ये बता, तू मेरी टीम में है कि इसकी टीम में है? एंड ही इज लाइक मैं तो दोनों की तरफ हूं। वो न्यूट्रल है भाई साहब, वो इधर भी चला उधर भी चला जाए, कोई टेंशन नहीं उसको। ऐसे ही डे न्यूट्रल प्लांट क्या होते हैं? जिनको लाइट के साथ ऐसा नहीं कि बड़ा दिन दो छोटा दिन दो, नहीं, वो कहते हैं जो मर्जी दो हम कर लेंगे। व्हाई? बिकॉज डे न्यूट्रल प्लांट्स को फ्लावरिंग करने के लिए एक दिन के अंदर 4 to 6 आवर्स की लाइट चाहिए होती है। कहानी तो लाइट की थी ना, दिन बड़ा होना दिन छोटा होना सारा किस पे डिपेंड करता है? लाइट पे। तो 4 to 6 आवर्स की लाइट जब उसे मिल जाती है तो उससे क्या हो जाता है? 4 to 6 आवर्स की लाइट मिलने से वो फ्लावरिंग कर लेता है। अब जनवरी हो, मार्च हो, जुलाई हो, दिसंबर हो, 4 to 6 आवर्स की लाइट मिलेगी ही मिलेगी। वो क्या हो जाते हैं? आपके डे न्यूट्रल प्लांट हो जाते हैं। समझ गए बात को? राइट, ओके, क्लियर। तो खरीफ, रबी और जायद आप समझ गए हो, डे न्यूट्रल आप समझ गए हो। आगे चलता हूं, नेक्स्ट बात करता हूं, मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स हैं? इसको आप मेरे बोलने के साथ, एक्सप्लेन करने के साथ साथ नोट करते जाइएगा, बिकॉज ये समझना आपके लिए जरूरी है कि हम कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स ग्रो करते हैं। वो तो आप लोग भी जानते हैं, लेकिन उन मेजर क्रॉप्स को कौन सी कैटेगरी के अंदर डाला जाता है ये समझना भी जरूरी है। नाबार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक से क्वेश्चन पूछेगा, एंड जब मैं पढ़ा रहा हूं ये काफी बेसिक है, मैं इन डेप्थ तो जा ही नहीं रहा। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। कहां से करूं? मैं हमेशा इस स्लाइड को जब पढ़ाता हूं तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, बिकॉज एक्सप्लेनेशन यहां पे कम है, ऊपर जाके बढ़ता जाएगा। तो पहले कम वाले को खत्म कर लेते हैं। हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के लिए बोला जाता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स की कल्टीवेशन करना हॉर्टिकल्चर होता है, बिकॉज हॉर्टस गार्डन, मतलब गार्डन वर्ड से ही बना था शुरू से। लेकिन हाँ, अब हॉर्टिकल्चर को मेजरली 3 ब्रांच के अंदर हम क्लासीफाई करते हैं। हॉर्टिकल्चर के अंदर फ्लावर्स को स्टडी किया जाता है, वेजिटेबल्स को स्टडी, ये ध्यान रखना, सीरियल्स को स्टडी करते हैं, पल्सेस को स्टडी करते हैं, ऑयल सीड्स को स्टडी करते हैं एग्रोनॉमी के अंदर। जबकि आपकी जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट को स्टडी करते हैं हॉर्टिकल्चर में। वेजिटेबल और फ्रूट के साथ जो फ्लावर्स हैं उनको भी स्टडी किया जाता है हॉर्टिकल्चर के अंदर। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मेजर आ जाएंगे, फ्लावर्स भी आ जाएंगे, लेकिन हाँ, फ्लावर्स का कंजप्शन उतना ज्यादा नहीं है, प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं है, तो फ्लावर्स का डिस्कशन जनरली देखने को नहीं मिलता। और फ्लोरिकल्चर कहीं ना कहीं एडवांस सब्जेक्ट है, तो मे बी नाबार्ड एआरडी उससे क्वेश्चन नहीं पूछता, मे बी, क्योंकि पूछने को तो कहीं से पूछ ले। बट वैसे भी हम अगर नॉन एग्रीकल्चर है तो 25 का टारगेट ले रहे हैं, और अगर एग्रीकल्चर वाले हैं तो 35 का टारगेट ले रहे हैं हम, तो अचीव करने के लिए फिर थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो हॉर्टिकल्चर के अंदर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आ गया। अब आता है फूड क्रॉप।
फूड सब लोग जानते हैं ना। अगर बात करो कि दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट जॉब कौन सी है, मे बी कोरोना टाइम में डॉक्टर्स की जॉब सबसे इंपॉर्टेंट थी, लेकिन कोरोना के साथ साथ खाना तब भी लोग खा रहे थे। तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट जो जॉब है दैट इज फार्मिंग, बिकॉज उसके बिना ये संसार नहीं चल सकता। एग्रीकल्चर गवर्नमेंट कितना भी इग्नोर कर ले, लेकिन फूड सिक्योरिटी के कारण व्हीट एंड राइस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कितना भी कुछ हो जाए, खाना खाए बिना हम लोग नहीं सर्वाइव कर सकते। तो फूड क्रॉप का मतलब वो क्रॉप जिसे हम कंज्यूम करते हैं। हम किसे कंज्यूम करते हैं? कंज्यूम करने के नाम पे आप इन दोनों को मेजरली कंज्यूम करते हो। हाँ, आप आगे वाला भी कंज्यूम करते हो जो लिखा हुआ है, बट मेजरली हम किसे कंज्यूम करते हैं? राइस एंड व्हीट को। यस और नो? से यस और नो एवरीवन। या ऑफ कोर्स हम करते हैं ना। कनेक्टिविटी बनाए रखिए। मैं पढ़ाते पढ़ाते बीच में बातें बहुत करता हूं और मुझे बहुत अच्छे से बातें करता हूं। व्हाई? क्योंकि मुझे बस इतना चाहिए कि मेरा बच्चा ये ना बोले कि 2 घंटे क्लास लेके बोर हो गया, बस पता ही ना चले कि बातों बातों में कब सेशन ओवर हो गया। और बातें करते रहा कीजिए, बातें करने के लिए कुछ नहीं करना, बस मेरे साथ साथ यस नो करते रहना। अच्छा हाँ 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 सर, हाँ हाँ, बस करते जाइए। कनेक्शन बना रहेगा ना तो पता ही चलेगा क्लास थी, पता लगेगा बातें थी और ओवर हो गई है ना। चलो, सो हम कंज्यूम किसको करते हैं? डेफिनेटली आप कंज्यूम क्या करते हैं? मेजरली आप अगर नॉर्थ इंडिया से हैं तो व्हीट कंज्यूम करते हैं। हाँ, अगर सदर्न इंडिया वाला पार्ट है, बिहार से है तो पॉसिबल है, फिर वहां पे वेस्ट बंगाल से है तो राइस भी मेजर हो सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट राइस या व्हीट ही होगा। अब राइस और व्हीट की बात करें, राइस एंड व्हीट वाले केस में क्या है कि व्हीट तक तो बात है ठीक, लेकिन राइस वाले केस में बात ठीक नहीं है। आप बोले सर कौन सी बात ठीक नहीं है? बड़े अच्छे होते हैं आजकल तो बासमती राइस में, जो बड़े टेस्टी लगते हैं, मैं तो खाता भी हूं। आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन राइस को ग्रो करने में ना फार्मर बहुत 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 पानी वेस्ट करते हैं। आपने किताबों के अंदर पढ़ा होगा कि 1 लीटर राइस को प्रोड्यूस करने के लिए कहीं पे 3000 लिखा जाता है, कहीं पे 5000 लिखा जाता है। करंट डेटा कहता है कि लगभग लगभग 5300 लीटर। आप जानते हैं ना 5300 लीटर कितना होता है? घर की छत पे अगर वाटर टैंक रखा है ना, वो भी 1000 लीटर के आसपास होगा। तो भाई साहब 5 बार उस वाटर टैंक को फुल कीजिए, उतने से 1 किलो राइस बनता है। ओ माय गॉड, आई कैन नॉट बिलीव ऑन दिस फैक्ट। सच में ऐसा होता है? हाँ ऑफ कोर्स, यस। 5300 लीटर वाटर हम यूज कर रहे हैं पर केजी राइस प्रोड्यूस करने के लिए। और इंटरनेशनल लेवल पे जब जर्नल या मैगजीन पब्लिश हो रही है तो इंडिया को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ये लिख के इंडिया इज अ वाटर एक्सपोर्टिंग नेशन। जबकि इंडिया वाटर एक्सपोर्ट नहीं करता, बट इंडिया इज अमंग दोज कंट्री हु आर मेजर कंट्री इन राइस एक्सपोर्ट। तो हम राइस एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो हमें क्रिटिसाइज करते हैं ये लिख के दैट इंडिया इज अ राइस नहीं, इंडिया इज अ वाटर एक्सपोर्टिंग नेशन। तो वाटर एक्सपोर्ट की जब बात करेंगे तो वाटर एक्सपोर्ट क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज 1 केजी राइस में बहुत ज्यादा पानी जो वेस्ट हो जाता है। अल्टीमेटली वाटर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वाटर एक्सपोर्ट ना करें इसके लिए, मतलब राइस हम ग्रो ना करें इसके लिए काफी सारी गवर्नमेंट अब सीरियस होने वाली है धीरे धीरे। हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने बोला मेरा पानी मेरी विरासत, बोला नहीं, दैट इज अ स्कीम। इस स्कीम के अंदर में हरियाणा गवर्नमेंट ने अपने यहां के ऑफिसर्स को क्या किया? अपने यहां के ऑफिसर्स को बोला कि आप क्या कीजिए, फार्मर्स के पास जाइए, उन्हें अवेयर कीजिए कि हमें नहीं करना क्या, राइस को ग्रो नहीं करना। इंस्टेड ऑफ राइस वी कैन ग्रो समथिंग एल्स। वो क्या हो सकता है? वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन राइस ग्रो मत करो बिकॉज पानी। मैं पंजाब की हाल की बात करूंगा ना, तो पंजाब में सर मेरे साथ भी हुआ। मुझे, मेरी जो बिल्डिंग है वो रेंट पे है, बट मैंने रिसेंटली अपनी बनाई तो मुझे शिफ्ट करना था, बट मैंने किया नहीं। इलेक्ट्रिसिटी वाला बुरा हाल था, मुझे जनरेटर रखना पड़ता। जो आपका इन्वर्टर का बैकअप था वो नहीं काम चल पाता। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्री जाती है किनको? फार्मर्स को, पंजाब में, है ना, प्रोडक्शन के टाइम पे फ्री जा रही है। अब वो लोग क्या करते हैं, ट्यूबवेल चलाते हैं पूरा टाइम, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, फिर एसी वगैरह चल जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इतना है कि वो जो टाइम होता है ना जब तक बारिश नहीं आती, बुरे हाल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी पूरे पंजाब के अंदर। बस वो 15-20 दिन का जो टाइम होता है। बट ऐसा इसलिए बता रहा हूं बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो क्यों? ट्यूबवेल चला रहे हो। ट्यूबवेल चला रहे हो मतलब पानी कंज्यूम कर रहे हो। अल्टीमेटली पानी हर फील्ड के अंदर से फ्लडेड है, पानी तैर रहा है, कोई टेंशन नहीं है। फार्मर्स आर अनअवेयर अबाउट दिस फैक्ट, एंड जो जानते हैं वो आंखें बंद करके बैठे हैं। दे आर लाइक कबूतर। कबूतर क्या करता है? जब मुश्किल आई, बिल्ली सामने, तो कबूतर ने आंखें बंद कर ली। तो भैया आंखें बंद करने से बिल्ली मारेगी नहीं, तेरे को मार देगी। So, जो लोग अवेयर है ना वो इग्नोर कर रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा। बिकॉज जिनको पता है ना वो बड़े लेवल के लोग हैं, उनके पास बहुत पैसा है। अगर पानी खत्म होगा वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लेंगे, दे आर एबल टू इंपोर्ट एवरीथिंग। बट हम और आप तो नहीं कर पाएंगे ना यार। तो हमें अवेयरनेस लानी पड़ेगी। मैंने इतनी देर क्यों बताया ये सब? बिकॉज राइस की जगह पे अब हमें शिफ्ट करना पड़ेगा कहां पे? मिलेट्स पे। मिलेट जो होती है, इनका जो वाटर यूजेस है, जो वाटर कंजप्शन है, वो इसके कंपैरेटिवली बहुत बहुत कम होता है।
कम पानी के अंदर ये ग्रो हो सकती है, कम पानी के अंदर ग्रो होती है। तो ये बोल दीजिए जैसे होता है ना कि कुछ काम आपको करना है, जो काम बहुत डिफिकल्ट है, एक वो जो आसान है। मान लो क्या हुआ कि मेरे हाथ में क्या बोलूं, कुछ भी पार्टिकल्स बोल दो, है ना, कुछ भी पार्टिकल्स वो नीचे गिर गए। मैंने क्या बोला, यार एक काम कर, सब तो नहीं उठाए, मोटे मोटे उठा ले। अब मोटे मोटे उठाने का मतलब क्या, आसान आसान जो है वो तो उठा ले, बाकी जो नहीं हो पा रहा उसे छोड़ दे, इट्स ओके। सो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें कोर सीरियल भी कहा जाता है। कोर्स का मतलब मोटा होना, है ना। कोर सीरियल, मोटे अनाज क्यों बोलते हैं इन्हें कोर सीरियल या मोटे अनाज बोलने का रीजन, मोटा मोटा ग्रो कर लेते हैं। मोटा मोटा आई मीन टू से इजिली ग्रो किया जा सकता है, वाटर रिक्वायरमेंट कम है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कम है, इजिली ग्रो हो जाते हैं। इन्हें न्यूट्री सीरियल भी कहा जाता है बिकॉज इसके अंदर न्यूट्रिएंट ज्यादा होता है। इन्हें फ्यूचर सीरियल भी कहा जाता है बिकॉज आफ्टर 10 और 15 ईयर इसके साथ फ्यूचर नहीं है, हमारा फ्यूचर किसके साथ है, मिलेट्स के साथ है। वापस चलता हूं, फूड क्रॉप्स की बात कर रहा था, राइस, व्हीट, मेज, पल्सेस एंड मिलेट्स, ये सारी क्या है, इन्हें हम कंज्यूम करते हैं, फूड क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट चलता हूं, प्लांटेशन क्रॉप की बात करता हूं। प्लांटेशन क्रॉप क्या होती है, एक ऐसी क्रॉप जो वाइडर एरिया, बड़ा एरिया कवर करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे प्लांटेशन क्रॉप बोला जाता है। प्लांटेशन क्रॉप के अंदर रबर आता है, कॉफी आता है, कोकोनट आता है, टी आता है, ये क्या है, प्लांटेशन क्रॉप है। आपने देखा होगा, अब अगर एग्जाम्पल लेंगे तो टी का एग्जाम्पल लीजिए, नहीं मानेंगे तो प्रूव कर सकता हूं, है ना। मैं अगर क्या करूंगा, मैं टी फील्ड लिख के अगर गूगल पे सर्च करूंगा ना, तो अगर आप राइस फील्ड लिखेंगे, कुछ और लिखेंगे ना, तो आपको स्कैटर्ड फील्ड दिखेंगे। लेकिन टी फील्ड अगर आपने लिखा और इमेजेस के अंदर गए ना, तो स्कैटर्ड फील्ड नहीं दिखेंगे, कुछ इस तरह से आपको बड़े बड़े लार्जेस्ट एरिया दिखेंगे। देख पा रहे हैं कि नहीं, वो देखो, वो टी का पूरा फील्ड दिख रहा है, यहां पे देखिए टी का पूरा फील्ड दिख रहा है। ऐसा क्यों, ये जो बड़े बड़े क्षेत्र है, एक्सटेंसिव फार्मिंग यहाँ पे हो रही है ना। आप बोलेंगे सर आपने तो कहा था इंडिया में इंटेंसिव होती है, हाँ होल्डिंग तो यहाँ भी छोटी छोटी है, लेकिन बड़ा एरिया सेम क्रॉप को लेके चलता है, इसीलिए कभी कभी प्लांटेशन को एक्सटेंसिव फार्मिंग एग्जाम्पल मान लिया जाता है। लेकिन जहां पे टी होगा, रबर होगा, लंबा एरिया, बड़ा एरिया कवर कर लेगा, उससे क्या बोलते हैं, प्लांटेशन क्रॉप बोलते हैं। आगे चलता हूं, कैश क्रॉप सबसे बड़ी कंफ्यूजन, सबसे बड़ी, इसलिए लोग बोलते हैं जिससे हमें कैश मिलता है वो कैश क्रॉप होते हैं। कैश तो आपको राइस और व्हीट से मिलता है, लेकिन राइस और व्हीट तो कैश क्रॉप में नहीं आती है ना। कुछ लोग बोलते हैं सर जिनसे हमें हार्ड कैश मिलता है, ये हार्ड और सॉफ्ट कैश क्या होता है भाई साहब, सॉफ्ट करेंसी तो होती है लेकिन सॉफ्ट कैश जैसा कुछ नहीं होता। तो सर आप ही बता दो फिर कैश क्रॉप क्या होता है। कैश क्रॉप का मतलब क्या होता है, जहां पे प्रोड्यूसर सरप्लस, क्या प्रोड्यूसर सरप्लस 100% हो, वो क्या होता है, कैश क्रॉप होता है। आप बोलेंगे सर कैश क्रॉप तो पता चल गया, लेकिन ये प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है ये नहीं पता हमें। ओके परफेक्ट, प्रोड्यूसर क्या है, प्रोड्यूसर का मतलब फार्मर, जो प्रोड्यूस कर रहा है वो प्रोड्यूसर है, फार्मर प्रोड्यूस करता है। सरप्लस का मतलब एक्स्ट्रा, तो फार्मर के पास जो एक्स्ट्रा है, जैसे व्हीट मैंने ग्रो किया, मैं एक फार्मर हूं, मैंने व्हीट ग्रो किया, मेरे को 10 क्विंटल चाहिए और 90 क्विंटल एक्स्ट्रा बच गया, उन्हें मार्केट में सेल कर दिया, 10 मैंने रखा 90 सेल करा, तो क्या मेरे पास सारा सरप्लस था, क्या प्रोड्यूसर सरप्लस 100% था, ऑफ कोर्स नो। लेकिन मैंने टोबैको ग्रो करा, अब टोबैको ग्रो किया तो अगर कंज्यूम भी करता हूं सुट्टा मार के, तब भी वो प्रोसेस होके मार्केट से आएगा। मैंने कॉटन को ग्रो किया, वियर करता हूं मैं कॉटन को, बट प्रोसेस होके मार्केट से आएगा, मैं घर पे नहीं रखूंगा। तो जिसको आप 100% मार्केट के अंदर सेल कर दो, जहां पे प्रोड्यूसर सरप्लस 100% हो, वो क्रॉप्स क्या होती है, कैश क्रॉप। एग्जांपल देख लीजिए, स्पाइसेस, टोबैको, कॉटन, ऑयल सीड, शुगर केन, कुछ और एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, नोट्स में ऐड कर दूंगा, जो भी लेते जाइए। आपको 100% सरप्लस जब मार्केट में बेचना पड़ेगा, वो क्या हो जाएंगी, वो आपकी कैश क्रॉप हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो प्लीज मेरे से डाउट डिस्कस कीजिएगा। बस एक चीज लेके चलेगा, मैं जो एक चीज लेके चलता हूं मेरी लाइफ में, शायद आपके साथ भी ऐसा ही होगा। मैं क्या करता हूं ना, क्यों बताऊं, नहीं बताऊंगा आपको, चलो आगे मूव करता हूं। मैं ऐसे मजाक कर रहा हूं, थोड़ा सा आपको नॉर्मल करने के लिए। मैं क्या प्रिंसिपल लेके चलता हूं, मैं जब पढ़ाता हूं ना, मैं कभी कभी मन करे ना क्लास को छोड़ देता हूं, लेता ही नहीं हूं। डू यू नो व्हाई? या तो मैं बहुत अच्छे से लेता हूं और क्लास या तो लेता ही नहीं, इन बिटवीन वाली स्टेट पे नहीं आता मैं, कि मन तो नहीं है बट टाइम हो रहा है ले लेते हैं, ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता। ऑलमोस्ट 12:15 के आसपास हो गया रात के, लेकिन मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि 12:15 है या दिन के 12:15 है। बस मुझे इतना सा पता था कि मुझे एक लेक्चर डिलीवर करना है जहां पे बच्चे को एक वर्ड समझ आना चाहिए। तो बस ऐसा ही प्रिंसिपल आप लीजिए कि या तो अच्छे से पढ़िए, लग रहा है मेरे से नहीं हो पा रहा तो गोली मारो, उसको छोड़ दो। इन बिटवीन वाली स्टेट मत लेके चलना, इन बिटवीन के अंदर नेगेटिविटी आएगी, और जब लग जाएगा ना किसी की तरफ, ऐसा होता कि नहीं होता, आप मानते इस बात को? Those who are from non एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, आप क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर डिफिकल्ट है, काम करो, तुम्हें एक बुक दे रहा हूं मैं 500 पेजेस की, है ना, 500 नहीं ज्यादा हो गया, 100 पेजेस बोलते हैं एक बार के लिए, 100 पेजेस बुक देता हूं, तुम बोलोगे सर डिफिकल्ट है, और मैं तुम्हें बोलता हूं कि तुम शर्त लगा लो 50,000 की, तुम इसे कर ही नहीं सकते, एंड यू आर लाइक अच्छा
50,000 की शर्त लगाओ। फिर सर मैं करके दिखाऊंगा। अब आगे ना 50,000 की शर्त करके दिखाओगे ना 100 पेज। अरे सर शर्त 50,000 की क्यों लगाते हो? पर मंथ 70 से 80,000 की शर्त लगी हुई है यार। सेलेक्ट हो गए तो पर मंथ आपको ये शर्त जिताएगी। तो इसे ऐसे क्यों सोचते हो कि डिफिकल्ट है? दिस इज वेरी इजी सब्जेक्ट। फैक्ट आपको लर्न पड़े करने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट की गारंटी देता हूं। अगर डाउट लगे तो ऑफिस आइएगा, रिटर्न में लिखवा लीजिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। बस आपको मेरे साथ साथ मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल मुझे जाना पड़ेगा, बच्चों मुझे सुबह 4 बजे निकलना भी है। सो आज के लिए यहां पे ओवर करूंगा। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आपको टेलीग्राम चैनल पे एग्री कोचिंग चंडीगढ़ में इन्फॉर्म कर दूंगा। क्विज आपको हर लेक्चर के साथ मिलती रहेगी। नोट्स के टारगेट आपको हर लेक्चर के साथ मिलते रहेंगे। बस क्विज को अटेम्प्ट कीजिए, नोट्स का टारगेट कंप्लीट कीजिए और साथ साथ क्लासेस लीजिए। आफ्टर 7 लेक्चर्स आप देखेंगे कि ARD 20% कवर हो गया है। बहुत ज्यादा यहां वहां घूमना भी नहीं पड़ा और आपको डेटा सब लर्न भी हो रहा है और समझ भी आ रहा है। मिलूंगा आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।